हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज फिर से सेकंड पार्ट करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जनरल स्टडीज़ के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग का अभी टारगेट है कि हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे, डेली क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें 25 क्वेश्चन मिनिमम होंगे और मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसको हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये टारगेट ऑडियंस होगा यूपी ट्रिपल एससी का जो भी पेपर होगा, जैसे मंडी परिषद का भी होने वाला है और एक वैकेंसी लोअर 2 की आई है चकबंदी की, उसके लिए चकबंदी अधिकारी की, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि जो भी यूपी ट्रिपल एससी का हम लोग का पेपर होने वाला है उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में आए हैं या आने वाले हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने हम लोग करेंगे, करते रहेंगे, प्रैक्टिस हमारी रहेगी डेली टू डेली, एग्जाम चाहे जो भी हो, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि माइनस मार्किंग अब हर में होगा, तो जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो जो हम लोग अभी ये टेस्ट करते हैं, तो जो भी आप वीडियो को पॉज करके जो भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। उससे क्या होगा कि जो माइनस मार्किंग है उसमें गलत क्वेश्चन करना जो होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि नंबर उसमें बहुत 1/2 जो अभी चकबंदी अधिकारी की वैकेंसी आई है उसमें 1/2 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी तो क्वेश्चन गलत कम होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अकेडमी एनीवेयर में। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन ही हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो जल्दी से हम लोग अपना जो हमारा आज का टेस्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, सेबी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं तो सीधे आते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया हुआ भारतीय विनियमन स्टेट बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बैंक, राज्य आय भारतीय बोर्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं। सेबी से क्या तात्पर्य है ये पूछ रहा है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। और सेबी जो है ये अधिनियम 1992 में बना था, यानी सेबी अधिनियम 1992। तो ये सेबी के बारे में था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है। आया हुआ है तो ये एशिया में है। ऑप्शन दिया हुआ था ये एशिया में है। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके ऑप्शन एक बार आप लोग जरूर देख लिया करिए पूरा, फिर उसके बाद आंसर को टिक करिए। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था विनोबा भावे ने, बाबा आपटे ने, जयप्रकाश नारायण ने या महात्मा गांधी ने। तो संपूर्ण क्रांति जो थी उसका नेतृत्व जो किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के पश्चात की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर आयोग, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास ये घटना हुई थी। ये जो रोलेक्ट एक्ट हुआ था उसके विरोध में वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे लोग, सभा हो रही थी उसमें, तो उसी में जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी 13 अप्रैल 1919 को। तो उसमें बहुत लोग मारे गए थे, लगभग 400 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हो गए थे। तो यही जो कांड हुआ था इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो बैसाखी के दिन हुआ था और पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास में। तो हंटर आयोग हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ये है बौद्ध धर्म से। करेक्ट आंसर इसका ए है। फिर है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो हैं कल्हड़। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है। ये कई बार आ चुका है, सिंपल है। तो वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। करेक्ट आंसर इसका डी है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। तो ये होता है नर्मदा का। करेक्ट आंसर बी है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है। तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद चार मीनार नाम से फेमस है, तो चार मीनार जो है वो है हैदराबाद में। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो बी, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। राज्यसभा में पूछ रहा है तो वो 30 वर्ष है।
करेक्ट आंसर इसका बी है, 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? चुनाव प्रक्रिया में कौन सा भाग नहीं लेता है? लोकसभा लेता है, राज्यसभा ये भी लेता है, विधानसभा लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है। करेक्ट आंसर इसका डी है, 37 का डी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? काहिरा, इस्तांबुल, त्रिपोली और यरूशलेम। तो ये है इस्तांबुल। करेक्ट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची संबंधित भारत की भाषाओं से है। भारत की जो भाषाओं का वर्णन किया गया है 22 भाषाओं का, उसमें भारत की 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो ही सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है? तो ये है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पर और चंद्रमा पर। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखेंगे। एक ऑप्टिकल, अब कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं कंप्यूटर के। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? रिपिंग, फैचिंग, स्कैनिंग और बर्निंग। तो बर्निंग होती है, सीडी बर्न करते हैं। जो सीडी होती है, ऑप्टिकल डिस्क हमारी सीडी तो होती है, उसको हम जो डीवीडी राइटर में डालते हैं, बर्न करते हैं कोई भी इमेज या वीडियो या ऑडियो, तो वो होती है बर्निंग प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर आगे है 43 नंबर। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है, तो क्वेश्चन है आधा क्वेश्चन, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम यानी नष्ट नहीं होंगे। किसमें नहीं होंगे? अगर डायरेक्ट अगर बिजली बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो मेमोरी के जो कंटेंट होते हैं, डाटा होता है, नष्ट नहीं होता है। तो वो कौन सा है? रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है या उपरोक्त सभी? तो वो होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आंसर इसका ए है, 43 का ए। फिर आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। प्रयोक्ता के प्रोग्राम में हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यम यानी मीडिएटर के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो होती है, जो हम कोई भी कंप्यूटर खोलते हैं तो जो सबसे पहले हमको इंटरेक्शन हमारा होता है यूजर का, यानी हमारा इंटरेक्शन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या पर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आया है कई बार तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 सिंपल रहते हैं, बाकी थोड़ा आपको सही मिलेगा। कंप्यूटर विज्ञान के 1 किलोबाइट का मान क्या है? ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, 46 का बी। फिर उसके बाद दिसंबर 2017 में यूनेस्को द्वारा किस मेले को अमूर्ति संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 2017 का पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वो था कुंभ मेला। कुंभ अभी चल रहा है लेकिन ये 2017 भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बी है। फिर राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में पुराना संग्रहालय, सबसे पुराना संग्रहालय पूछ रहा है, तो वो कहाँ पे है? 48 क्वेश्चन है, इसका बी लखनऊ होगा, लखनऊ में स्थित है। फिर आगे है 49 नंबर क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी से पहले उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो था अलीगढ़। करेक्ट आंसर इसका हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, अलीगढ़। अलीगढ़ कोल या कोयल के नाम से जाना जाता था। तो 49 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवनालिका अपरदन होता क्या है? फिर उसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन। अवनालिका अपरदन, तो इसको गली इरोजन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको गली इरोजन भी बोलते हैं। तो पानी में जब पानी ढाल की ओर बहता है तो उसमें नालियाँ बन जाती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी होती हैं, तो यह मिट्टी के कणों को उखाड़ कर बहा ले जाती हैं, वही नलियाँ। फिर बाद में ये
बड़ी हो जाती हैं, यानी बड़ी नालिका बन जाती है उन नालियों का ही। तो धीरे धीरे चौड़ी हो जाती हैं ये नलियाँ जो होती हैं, तो उस और ये पूरी तरह फैल जाती हैं। तो इसी को हम लोग अवनालिका अपरदन बोलते हैं, गली इरोजन। तो पूछ रहा है प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो वो है इटावा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, और कोई भी सजेशन या क्वेरीज आपकी होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पॉज करके आप खुद को चेक कर सकते हैं, और जो भी आपके मार्क्स आते हैं 25 में से आप लिख सकते हैं। और हमारे चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट हम लोग जो होगा हमारा, जल्दी जल्दी हम डेली कोशिश कर रहे हैं कि डेली हम लोग करें, डेली हुआ है हमारा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।